कैसे पढ़ाई करनी है, किन किन पुस्तकों का चुनाव करना है, किस किस मोड़ पे हमें किन परेशानियों से बचना है, कब हम अपने वीक पॉइंट पे प्रहार करना है और जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको हमें पकड़ के आगे चलना है। इन सब चीज़ों पे मैं क्लास में आकर के मैं व्यापक, जब भी बुलाएंगे मैं खूब चर्चा करूंगा। आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं बताऊंगा कि पूरी तरीके से जो हमारे मिलने वाले हैं और आपके मिलने वाले। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राम नारायण शर्मा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है, सन 1995 एक वाकया मुझे याद आता है। सन 1995 तरफगंज में मैं पेंटिंग का कार्य कर रहा था। आशीष जी वहाँ पहुँचे और इन्होंने उस कार्य को इतने ढंग से देखा, उस समय कुछ नहीं बोले। बाद में जब ये मिले हमसे स्कूल में, तब बताने लगे कि सर हम आपका वो काम देख रहे थे और आपको देख करके हमने काम शुरू किया। तो फिर चलते हैं आगे की कार्यवाही, अभी जानते हैं उसके बारे में थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। कहते हैं जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। इस उक्ति को हमारे आशीष जी ने चरितार्थ कर दिया है। आप बहुत ही शुरू से टैलेंटेड रहे हैं, वो चाहे विद्यालय का कार्य रहा हो, चाहे हमारे समाज का कार्य रहा हो, हर जगह। तो मैं आपसे सबसे पहला जो सवाल करना चाहता हूँ, आप थोड़ी अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमको बताएं हमारे चैनल के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं ग्राम सिंघा चंदा लालबन पुरवा से संबंधित व्यक्ति हूँ। मेरे बाबा श्री रक्षाराम जी एक उन परिस्थितियों में बहुत पुराने ज़माने में पढ़े लिखे और बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, बहुत बौद्धिक संपदा वाले व्यक्ति थे। उसके बाद में मेरे पिताजी 4 भाई, तो आप लोग शुरुआत में खेती किसानी करते थे और उसके बाद में धीरे धीरे जो है बिजनेस की तरफ अपना रुख किए और बिजनेस करना स्टार्ट किए। मेरे ताऊ जी भी बिजनेस करना स्टार्ट किए और मेरे छोटे चाचा जी इस टाइम ब्रांच इलाहाबाद बैंक में उनकी जो है जॉब लग गई। वर्तमान में वो जो है इलाहाबाद बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं। तो शुरुआती एजुकेशन मेरी प्राइमरी एजुकेशन में यहाँ पे हुई। उसके बाद में महाराजा डी बकस सिंह इंटर कॉलेज तरफगंज से हुई। इसके बाद में मेरा एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ 2003 में एक में, और उसके बाद में लगातार मैं सतत फर्स्ट क्लास जो है पास होता रहा। इसी दौरान मेरा रिसर्च में एडमिशन हुआ 2006 में। 2 साल रिसर्च करने को हुआ। उसी टाइम मेरा जो है नेट क्वालिफाई हुआ और नेट क्वालिफाई करते करते जो है इसी बीच में मेरी 2-3 जॉब लग गई थी। लेकिन जब मैं जॉब के लिए अपने बाबा जी से कहा और घर में कहा, तो उन्होंने मुझे एक बात के लिए डांटा कि तब उस टाइम सैलरी थोड़ा कम हुआ करती थी। जो सैलरी जिसको कहते हैं आज अध्यापक में मतलब ठीक ठाक पैकेज मिल रहा है, लेकिन उस टाइम जो है 12 से 15 हज़ार रुपये हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम 12 हज़ार रुपये के लिए ले करके अभी से नौकरी करना स्टार्ट करोगे या 12 हज़ार रुपये महीने खर्च करके कोई जो है ऑफिसर बन के आना चाहते हो। तो मेरे दिमाग में वो बात स्ट्राइक की कि वास्तव में मैं किसी जो है सैलरी या पैकेज के लिए नहीं, मैं एक रिस्पेक्ट के लिए, और मेरी फैमिली भी रिस्पेक्ट चाहती है। तो मैं उस टाइम से लग गया। उसी टाइम जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। तो एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड में 2 जॉब छोड़ दिया था, लेकिन चूंकि वो एक अच्छी जो जॉब थी तो मैंने 2 साल वहाँ पर अध्यापन कार्य किया। इसी दौरान मेरा 2 जगह पे चैन बोर्ड के थ्रू जॉब लग गई। मैं करने के मूड में नहीं था, लेकिन मेरे मित्रों ने बड़ा जो है फोर्स किया और मैंने फिर जाकर के उसको ज्वाइन किया। थोड़ा वहाँ पे जो मेरी पहली ज्वाइनिंग थी शाहजहाँपुर से 35 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे थी कि जहाँ से 15 किलोमीटर की सर्किल में कोई दुकान नहीं थी। अगर आपको सब्जी लेना होता था तो आपको 15 किलोमीटर दूर तक आना पड़ता था। 3 साल तक उस गांव में लाइट नहीं थी और मैं उन बड़ी विपरीत परिस्थितियों में रह करके और अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा था और उसी में पढ़ाई कर रहा था।
तो ये सब उस टाइम बैकग्राउंड में मेरी परिस्थितियाँ रही हैं, लेकिन मैं लगातार फॉर्म भरता रहा। उसके बाद में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर पे हुआ कला विषय से। पहले तो मेरी फर्स्ट वेटिंग थी, फर्स्ट वेटिंग जब क्लियर हुई तो मुझे JV जैन कॉलेज सहारनपुर में मिला, और उसी के साथ में मेरा जो है डायट प्रवक्ता पे भी हो गया। अब चूँकि JV जैन कॉलेज शाहजहाँपुर से भी 400 किलोमीटर आगे था और उस टाइम कोविड का दौर चल रहा था, तो परिवार के लोगों की सलाह देने की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना जो है डायट प्रवक्ता पे जो नज़दीक है इसको ज्वाइन कर लिया जाए। तो मैंने इसको ज्वाइन किया, लेकिन जो हमारे मित्र हैं और परिवार के लोग हैं, इन लोगों ने इतनी उम्मीदें पाल रखी थी कि अब वो रहा नहीं जा रहा था कि अब भाई कुछ तो होना ही चाहिए, नहीं मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा। और इस बात को लेकर के मन में टीस लगी रहती थी। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि ये कहने में थोड़ा सा शब्द जो है बड़ा हार्श हो जाता है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, गंदा लगता है, लेकिन ये कभी कह डालना जो है ज़रूरी भी होता है। ये मन में ये बात आ गई थी, मन की भड़ास निकाल लेनी चाहिए। मुझे ये लगता था कि अगर मृत्यु हो भी गई और उसके बाद में कोई कितना भी बड़ा कार्यक्रम कर देगा तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, आत्मा शांति नहीं मिलेगी। और जब से मेरा रिजल्ट PCS 2021 में पॉजिटिव आ गया, मैं क्वालिफाई हो गया, अब मुझे लगता है कि कोई अन्य कार्यक्रम की ज़रूरत नहीं, यदि अगर जान भी निकल जाती है तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो इस जज्बात के साथ में लगा रहा और मैंने अपने एक एक मिनट का सदुपयोग किया। और एक एक मिनट सदुपयोग करने का मतलब ये था कि अंततः जो जब ये हद हो गई तो फिर रिजल्ट भी हमारे हक में ही हो गया। अच्छा, एक बात ये बताइए, जैसे आप ग्रामीण परिवेश से हैं जी सर, और आपने महाराजा देवी इंटर कॉलेज तरफगंज से इंटरमीडिएट पास किया, उस समय आपको क्या लग रहा था कि आप इलाहाबाद जाएंगे या नहीं जाएंगे? आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि हम इलाहाबाद जाएं, वहाँ पर एडमिशन लें, और किस विषय से आपने स्नातक उत्तीर्ण किया? देखिए, मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, न पैसा चाहिए, ना कोई किसी भी टाइप का जो है उन्होंने मुझसे डिमांड नहीं किया। लेकिन वो अक्सर ये चर्चा किया करते थे और इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे कि नौकरी तो सिर्फ 2 ही होती है, एक IAS की होती है और एक PCS की होती है। तो मुझे उस बचपन से ही लगने लगा था कि शायद दुनिया में 2 ही जॉब होती है और बाकी सब लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। तो ये मेरे हाई स्कूल की बात थी। तो हाई स्कूल में मैंने इतनी गजब की मेहनत किया कि 137 लड़कों ने उस टाइम बोर्ड परीक्षा दिया था और मात्र 26 लड़के पास हुए थे, 111 फेल हुए थे, और उसमें मैं फर्स्ट क्लास था। उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा IAS कहाँ से बनते हैं, तो फिर सुनने में आया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बनते हैं। तो मैंने फिर पढ़ाई जारी रखा, PCM ग्रुप था, मैंने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया, वो भी फर्स्ट डिवीज़न मैंने जो है उत्तीर्ण किया। और उसके बाद में मैंने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाला और उसमें मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया और मैंने जो है वहाँ एडमिशन लिया। संजोग से पढ़ाई की कंडीशन ये रही कि ग्रेजुएशन में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टॉप 10 लोगों में से मेरा नाम आ गया। और जब टॉप 10 लोगों में से नाम आ गया तो लोगों की होप ज़्यादा हो गई। अब क्या होता है, कभी कभी अति उत्साह अधिक खतरनाक होता है। उस टाइम मैं अपने आप को संतुलित नहीं कर पाया और हालांकि PG किया, कला विषय से मैंने जो है MA किया और उस कला विषय में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मैंने अपने डिपार्टमेंट को और फिर उसके बाद में रिसर्च हुआ, मैंने रिसर्च में एडमिशन लिया। लेकिन ये कभी कभी जो अति उत्साह होता है अपने को आपको ओवर मूल्यांकित कर देने के लिए, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कभी कभी निगेटिव साबित हो जाता है। तो इन अति उत्साह के चक्कर में कई बार जो है मुझे ठोकरें लगी। लेकिन चलिए ठीक है, ठोकरें ही आदमी को जीना सिखाती हैं, अनुभव सिखाती हैं। शुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, ये कहावत एकदम चरितार्थ किया। तो वो ठोकरें तो लगती रहीं, लेकिन उसके बाद में जो है सफलता का सिलसिला चल उठा और सफलता मिलती चली गई और अंततः रिजल्ट आपके सामने है। जी जी, तो आप मुझे थोड़ा इस बिंदु पर प्रकाश डालिए। जैसे आपने लोक सेवा आयोग की एक प्रतिष्ठित जी परीक्षा है जी जी जो PCS की होती है, जी। तो इसमें आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा तथा अंतिम पड़ाव जो उसका होता है साक्षात्कार,
इसके लिए आपको कोई कठिनाई आई या आपने पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर लिया? जी, ये आपने बड़ा सुंदर सवाल पूछा। ये अक्सर क्या होता है कि मैं भी जहाँ पे रहता था लॉज में, तो कभी पता चलता था कि इन्होंने 6 इंटरव्यू दिए, किसी ने 7 मेंस दिए, कोई 12 मेंस दिए। तो ये सुन के बड़ी घबराहट होती थी, मुझे लगता था कि ये कैसे इतने बार लोगों के लग जाते हैं। लेकिन जब मैंने प्रीलिम देना चालू किया ठीक ठाक पढ़ाई के बाद में, लेकिन कुछ ऐसी कमी थी कि जब मेरा जो है PCS के जो है फर्स्ट प्रीलिम में पहली ठोकर लगी, तो उसके बाद में मैं उस ऐसे कुछ चक्कर में फंस गया कि प्रीलिम निकलना मेरे लिए दुरूह हो गया। तो प्रीलिम जल्दी निकल नहीं रहा था। लेकिन संजोग से ऐसा रहा कि मेरी मेंस की तैयारी बहुत स्ट्रांग थी। मेंस मेरा तो इतना बेहतरीन था कि सोते जगते उठते बैठते कुछ कोई भी मुझे एक टॉपिक देता तो मैं उस पर 500 शब्द यूँ लिख देता कि वो अपने आप में किसी आर्टिकल में छपने लायक हो जाता था। तो मुझे कभी मेंस को लिखने की या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस जो बाधा थी मेरे लिए प्रीलिम बाधा थी, और मेरी लाइफ में पहली बार प्रीलिम निकला और उसी झटके में मेंस निकला और उसी बार में इंटरव्यू निकल गया। तो प्रीलिम्स में आपके जो प्रारंभिक परीक्षा के जो विषय थे, जो एक वैकल्पिक विषय होता है, बाकी तो सामान्य ज्ञान होगा रहता है, तो आपके वैकल्पिक विषय प्रीलिम्स में क्या थे और जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें कौन से विषय थे? जी, पहले तो पहले के ज़माने में एक ऑप्शनल होता था और एक GS का सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में यूपी के लोक सेवा आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पे इस व्यवस्था को बिल्कुल उसी तरीके से कर दिया। यहाँ पे एक पेपर C सेट का होता है जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया और दूसरा सब्जेक्ट GS कर दिया गया। तो इन दोनों पेपरों के माध्यम से सभी को एक प्लेटफार्म पे कर दिया गया। इस आयोग का बहुत ही सुंदर और सकारात्मक सुधार था। वो सभी बच्चों को ला करके एक प्लेटफार्म पे कर दिया। तो इससे जो है बच्चे जो है सभी लोग मेहनत जो कर रहे थे वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा जो है मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा इतिहास विषय था, और इतिहास विषय पे मेरी बहुत अच्छी और एक बहुत बेहतरीन पकड़ थी। और इतिहास पे जो है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, कहीं से भी कोई बिंदु को मैं लिखना चालू कर देता था। तो जिन लोगों ने देखा तो वो वास्तव में, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहूँगा, यदि कभी वो मिले ऐसे लोग तो वो वही कहेंगे वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। वो अपने आप में अद्वितीय था। तो इसलिए मेरे सिलेक्शन का आधार जो है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा। अच्छा, तो अब अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। जो लोक सेवा आयोग की अंतिम परीक्षा होती है साक्षात्कार, उसमें आपका क्या अनुभव रहा? हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हाँ, अगर जो भी कोई तैयारी करता है सबसे ज़्यादा डर उसको बना, अगर वो मुख्य परीक्षा भी निकालने जाता है तो सबसे ज़्यादा डर बना रहता है कि हमारी जो है ये इंटरव्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्या होगा। तो इस डर को हमारे बच्चे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो उस परीक्षा को देना चाह रहे हैं, वो इस डर को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, ये आपने तो इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको लेकर के जो है कह लीजिए कि खौफ टाइप का होता है कि इंटरव्यू को हम कैसे फेस करेंगे। और इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं से वो मुझ में भी थोड़ा सा डर था। लेकिन एक्चुअली मैं इसके पहले मैं कई इंटरव्यू फेस कर चुका था, और मेंस इतना बेहतरीन हो गया था कि मुझे ये लगता था कि बस मुझे पासिंग मार्क अगर 40 नंबर मिल जाते हैं तो कोई ना कोई पोस्ट मुझे मिल जाएगी। लेकिन मैंने YouTube पे लोगों के साक्षात्कार देखे और अपने सीनियर अधिकारियों से मैंने बात किया, उन सभी लोगों ने कोऑपरेट किया, और कई लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू देने वाले मित्रों से मैंने बात किया। उन सभी लोगों ने ये बताया कि एक्चुअली क्या है कि इंटरव्यू आपके ज्ञान की परीक्षा तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो बिल्कुल मान के छोड़ दीजिए कि ये चीज़ कठिन और होती, बस ये आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। आप बैठेंगे और वहाँ पे कुछ थोड़े से मतलब अच्छे से योग्य व्यक्ति रहते हैं, साधारण से दिखेंगे वो आपको, और आपसे व्यक्तित्व के बारे में आपका हालचाल पूछेंगे, थोड़ी सी जानकारी पूछेंगे और कह देंगे कि बेटा ठीक है। और मैं गया तो संजोग से मेरा जो है इंटरव्यू मेंबर श्री कल्पराज सिंह के बोर्ड में था, और मैं वहाँ से गया तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड के बारे में ही पूछा। और मुझे पहले तो घबराहट हो रही थी, लेकिन वो इंटरव्यू जैसे ही उन्होंने पहले मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा और मेरे हाल चाल मेरे जो है पूरे कम्युनिटी के बारे में पूछा, तो मैं नॉर्मल हो गया। उसके बाद में कई एक जो है वरिष्ठ जो है केंद्र के ऑफिसर थे और कई ऐसे लोग थे कि जिन्होंने
बहुत गहराई के साथ मेरे मन को जानने की कोशिश किया। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में कभी अपनी आप फेक आईडी मत प्रस्तुत करिए, क्योंकि अगर आपने 1000 सच बोला है और एक झूठ आपने बोल दिया तो वो 1000 सच पे पानी फिर जाएगा। अगर आपको नहीं आता है, आप हाथ जोड़ के और माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, तो वो बहुत सहृदय प्रेम से माफ़ कर देंगे। अगर आपने एक झूठ बोला तो वो 100 आपकी अच्छाइयों को भी माफ़ नहीं करेंगे। तो मैं संजोग से ऐसा रहा कि 3 बार ऐसे प्रश्न आए कि मुझे माफ़ी मांगना पड़ा। बाकी और आधे घंटे के इंटरव्यू में जो भी इंटरव्यू रहा, जो भी प्रश्न उन्होंने पूछे, तो मैंने बेहद ईमानदारी के साथ में और सच बात बताई और वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हुए। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्यों ना आपको शिक्षा विभाग दे दिया जाए। हमने कहा सर मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरी योग्यता का मूल्यांकन शिक्षा विभाग में दे रहे हैं तो मुझे जो जिम्मेदारी देंगे तो मैं जाकर के बखूबी वहाँ पे निभाऊंगा और आपको निराश नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और उन्होंने जैसे ही कहा तो मैं वहाँ से हंसते हुए निकला। तो आप लोगों को आशीष जी ने बताया कि इंटरव्यू कोई हवा नहीं है, आप वहाँ जाएं और आराम से बैठें, अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस समय का आकलन करें, जो भी प्रश्न पूछा जाए सही सही जवाब दें और तभी आप सफल हो सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये परीक्षा तो टेंशन की है ही नहीं है। जितना आप बस केवल समय का सदुपयोग करिए, ज्ञान को अर्जित करते रहिए और बस उस ज्ञान के साथ आपको थोड़ा सा प्ले करना है, खेलना है। बस वो आयोग के साथ में आप थोड़ा देर खेलेंगे, उसके बाद में वो आपको पीठ पे हाथ रखे और कह जाइएगा ऑफिसर आप बन गए। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा 1-2 प्रश्न मैं आपसे और करूँ। जी सर, जी सर। आप, क्योंकि दर्शकों, मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं और ये जान लीजिए मैं शिक्षा मित्र हूं प्राथमिक विद्यालय कौचिया तरफ गंगोना में। मैं कोई अपनी आईडी छुपा नहीं रहा हूं कि मैं एक पत्रकार हूं। मैं पत्रकार के तौर पर यहाँ नहीं आया हूं। आप हमारे छोटे भाई हैं। मुझे ऐसा लगा कि आपका इंटरव्यू हम लें अपने चैनल के लिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, देखते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आया इंटरव्यू लेने। मैं भी एक शिक्षक हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको शिक्षा विभाग मिला। शुरू से ही आप इलाहाबाद गए, वहाँ से जब पहली नौकरी लगी शिक्षा विभाग, दूसरी नौकरी लगी शिक्षा विभाग, तीसरी नौकरी लगी शिक्षा विभाग, अगर आप सहायक प्राध्यापक हुए तो भी शिक्षा विभाग, उसके बाद में आप पहुँचे डायट प्रवक्ता बने शिक्षा विभाग। आप तो मेरे अधिकारी हैं, हमारी औकात नहीं है आपके इंटरव्यू लेने की। लेकिन मैं आपको जो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपका साक्षात्कार ले सकूँ। तो इसके साथ आप थोड़ा ये प्रकाश डालेंगे, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और अभी डायट प्रवक्ता हैं। आने वाले दिनों में आप शिक्षा विभाग में ही जाएंगे और जिले की जो सम्मानजनक पद है, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर आपका चयन हुआ है। तो इस विभाग में जो आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, हमारी सरकार भी जो है पूरी तरीके से शिक्षा के प्रति उत्तर प्रदेश को सबसे आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। हमारे यहाँ जो क्षेत्र के पूरे गार्जियन हैं वो भी अपने बच्चे को सबसे ऊपर ले जाने के लिए संकल्पित हैं। बस थोड़ा ज़रूरत है कि दोनों के बीच में एक पुल नहीं बन पा रहा है, जिसको आप जैसे लोग नन्हे बच्चों को उंगली पकड़ के एक एक कदम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको देखा कि आप किस तरीके से एक एक अक्षर पे कितनी भयंकर मेहनत कर रहे हैं कि जिस टाइम बच्चा एक सोच लीजिए कि अबोध बिल्कुल ना जानने के उसमें है, तब उसके आप मस्तिष्क पे शब्द को जो है अंकित कर रहे हैं, उसको इस लायक बना रहे हैं कि एक एक कदम चले। मैं सोचता हूँ कि अगर आप जैसे और आप ही जैसे हमारे क्षेत्र में कर्मठ व्यक्ति रहेंगे तो चुनौतियाँ तो कुछ है ही नहीं है। ये सब चीज़ स्वाभाविक रूप से होती चली जाएंगी कि हम उत्तरोत्तर जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भयंकर प्रगति करते हुए चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई चुनौतियां हैं तो देखिए, हर क्षेत्र में चुनौतियां होती हैं, उसको सकारात्मक ढंग से लेते हुए हम प्रयास करेंगे कि जिस जनपद में जाएं वो रैंकिंग में प्रदेश में नंबर 1 हो जाए।
और मैं जब उस जनपद से निकलूं और कभी आऊं तो उस क्षेत्र के लोग, उस जनपद के लोग ये कहें कि फला व्यक्ति आए थे और शिक्षा के क्षेत्र में इतना परिवर्तन कर गए और इस क्षेत्र में ही इतना जो है व्यापक बदलाव हो गया, इसका श्रेय मैं उनको देना चाहता हूं। तो मैं तो समझूंगा कि मेरा जीवन जो है वहीं पे धन्य हो गया। तो आप हमेशा सकारात्मक हैं और सकारात्मक रहेंगे, इसके लिए मैं आपका कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रही बात अब आगे थोड़ा सा अगले बिंदु पर बात कर लिया जाए। हमारे शिक्षा विभाग में, और विभाग की तो बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी सरकार की निंदा या नहीं करना चाहता हूँ, या ऐसी कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आई हैं अभी शिक्षा निजीकरण की ओर बढ़ रही है। जी, शायद आपको भी जानकारी है। जी। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निजीकरण होने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? अगर निजीकरण नहीं होता है तो क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है? आम जनमानस के लिए क्या फ़ायदा है निजीकरण होने से? अगर निजीकरण नहीं हो रहा है तो आम जनमानस को क्या फ़ायदा है? ये तो आपने बड़ा तकनीकी सवाल पूछ लिया है और फिलहाल और एक सबसे सुंदर सवालों में से एक है, ये शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए कि नहीं। देखिए मतलब ये सरकार के हाथ में रहना और निजी क्षेत्र में रहना, ये इस दोनों में कोई बुराई नहीं है, बल्कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। तो अगर व्यवसायीकरण नहीं हो रहा है, अगर आप घर पे रह के कोई इस टाइप का मोटिवेशनल काम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से लोग निकल करके जाएं, सरकार अपने यहाँ लोगों को बिठा करके और अपने क्षेत्र से जगह से सोच रही है कि बच्चे आगे निकल के जाएं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बशर्ते ये है कि समाज जैसा चाहता है सरकार वैसा करती है, और समाज जैसा चाहता है व्यवस्था उसको वैसे मिलती है। अक्सर अध्यापन के दौरान इंटर कॉलेज में मुझे ये गार्जियन कहने के लिए आते थे कि सर जो है मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाता है, मेरा बच्चा ऐसे नहीं करता है, आप लोगों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, मैं किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चे को करा दूं तो शायद वहाँ आपसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो मैंने इन चीज़ों को बड़ा फेस किया है। तो मैं उनसे सवाल एक सिर्फ यही करता था कि ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया, लेकिन देखिए बच्चे को आपने जन्म दे दिया, जन्म देने के बाद में आप जा करके जो है 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बदल जाए। आप 6 घंटे के लिए हमारे विद्यालय भेजते हैं, बच्चा वो आया, यहाँ से गया, और उसके बाद आप 10 घंटे की नौकरी करके आते हैं, लेकिन आपको ये देखने की फुर्सत नहीं रहती है कि बच्चे को हमारे क्या पढ़ाया गया, या वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कुछ गार्जियन हमसे कहते थे कि नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या करूँ। मैं उनसे कहता था कि दादा प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, आपका पढ़े लिखे होना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आप अगर इसको मानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तभी भी मेरे बच्चे का भविष्य बदलेगा, आपका पढ़ा लिखा होना यहाँ पे नहीं ज़रूरी है। आप उसके साथ में बैठिए और ये देखिए कि बच्चा कम से कम अपने घर पे 2 घंटा या 1 ही घंटा कम से कम बैठने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। आप अपनी समस्याओं को रखिए बच्चे के सामने कि बेटा तुम्हारे लिए मैं इन्हीं अच्छे दिनों के लिए 10 घंटे मेहनत करता हूँ, प्लीज़ बेटा कम से कम मेरी खुशी के लिए कम से कम आप 1 घंटा, पढ़ने का मन नहीं किताब खोल के तो बैठे रहिए, एक बैठने की आदत तो डालिए। यस, थोड़ी सी आदत वो डेवलप हो जाती है तो किसी दिन जब वो सोचेगा, आज नहीं तो 10 दिन बाद 20 दिन बाद में वो परिणाम ये लेकर के आएगा कि पिताजी रोज़ मेरे साथ 1 घंटा बैठते हैं, रोज़ मुझसे कहते हैं, तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कहीं ना कुछ आपको जब किसी दिन कॉपी दिखेगी तो उसमें कुछ लिखा हुआ दिखेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे तो भी कुछ आपको लिखा हुआ दिखेगा कि बच्चे ने कुछ काम किया, तो धीरे धीरे करके आपको उस बच्चे पे विश्वास आएगा और ये आप अपनी जिम्मेदारियों का दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना जो है कम करेंगे या बंद करेंगे। हाँ, यदि आपके बच्चे में कोई अवगुण मतलब वो आगे कुछ नहीं कर पा रहा है तो तत्काल हम लोग उसी के लिए बैठे हैं। आप आइए, शिकायत करिए, आप मुझसे सवाल जवाब करिए और अपने बच्चे के आउटपुट के लिए जो है हमको कहिए, तो हम उसके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से जो है आपको भी
इस प्रक्रिया में गार्जियन को हमारे शामिल होना पड़ेगा। अगर आप यही सोच के बैठ गए कि हमें कुछ नहीं करना है और जो करना है टीचर करें, और टीचर अगर उसके पास एक क्लास में 100 बच्चे हैं और कहीं से अगर थोड़ी सी कमजोरी होती है और ध्यान नहीं दे पाता है, तो आप उसके उसके पास तक बात नहीं पहुंचा पाते हैं और तुरंत ये कहते हैं कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये जस्टिस नहीं है, ये आपका जो है न्याय सही नहीं है। तो अगर आप यही तमन्ना रखेंगे कि सिर्फ यही हो जाए, तो ये वही कहते हैं ना कि जैसा समाज चाहता है निजीकरण के लिए, तो फिर वैसी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन देखिए, निजीकरण और व्यवसायीकरण दोनों में फ़र्क है। निजी संस्थाएं भी बहुत ऐसी हैं कि जो सामाजिक सेवा के लिए काम कर रही हैं, अगर वो करती हैं तो उनका भी स्वागत है, और प्लस हमारी सरकारी संस्थाएं तो तहे दिल से पूरे समाज और प्रदेश के लिए उत्थान के लिए काम कर रही हैं। तो हम लोग तो हैं ही हैं, वो जहाँ तक बन पड़ेगा, जहाँ तक होगा तो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पूरी मदद करेंगे। और सरकारी संस्थाओं के थ्रू जो आएंगे, आज भी देखिए आप सोचिए कि जब कोई इंजीनियरिंग क्वालिफाई करता है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे सरकारी स्कूल आईआईटी कानपुर चाहिए, मुझे सरकारी स्कूल आईआईटी मद्रास चाहिए, मुझे सरकारी स्कूल आईआईटी दिल्ली चाहिए, मुझे सरकारी स्कूल आईआईटी बॉम्बे चाहिए। या कोई मेडिकल जब क्वालिफाई करता है तो मुझे कहता है कि सरकारी स्कूल कॉलेज मुझे केजीएमसी चाहिए, या जो है मुझे बीएचयू चाहिए। वो कोई नहीं कहता कि मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए, कोई गार्जियन नहीं चाहता। तो गार्जियन ने उसकी प्रतिष्ठा बना के रखी है, वो बना हुआ है और वो बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा है। और वही स्थिति जो है अपने इधर भी है कि अगर इन क्षेत्रों में भी गार्जियन जैसा ट्रस्ट करेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसी व्यवस्था उनको मिलेगी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए, हमारे समाज में कुरीति व्याप्त है। जैसा कह लीजिए प्राइमरी स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक जो भी सरकारी विद्यालय हैं, हमारी जो समाज की मानसिकता इस समय चल रही है, जो गार्जियंस है वो कहते हैं सरकारी है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती। अक्सर मैंने सुना है, मैं भी गाँव में जाता हूँ तो कहते हैं कि सरकारी विद्यालय पढ़ाई नहीं होती है। अपवाद स्वरूप हमारे गोंडा जिले में बाबा मेठिया, जहाँ पर सुनील आनंद जी हैं, कुछ ऐसे विद्यालय आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाकी विद्यालय की जो छवि बनी हुई है, ऐसा क्यों? तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे एक ये व्यू जानना चाहता हूँ, या संदेश आप दें हमारे शिक्षक बंधुओं को कि जो ये छवि बनी हुई है समाज में सरकारी स्कूल की। आज तक मैंने जो भी इंटरव्यू सुना है, किसी जो सफल हुए हैं वो उसमें इंटरव्यू में कहते हैं, अरे मैं तो बहुत गरीब घर का था इसलिए सरकारी विद्यालय में पढ़ा। तो जो ये छवि बनी हुई है सरकारी विद्यालय की, क्या गरीब व्यक्ति जो है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है, गरीब व्यक्ति का लड़का, तो क्या वहाँ पढ़ाई नहीं होती है? आप थोड़ा शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी छवि कैसे सुधारें? पहली बात तो ये आपने जो बात कही है, आज के 3-4 साल 5 साल पहले इस प्राइमरी सेक्टर में और जूनियर सेक्टर के टीचरों में या इस क्षेत्र की आलोचनाएं होती थीं और जोक अक्सर बना करते थे। लेकिन पिछले 3 सालों में आफ्टर कोविड, जब से इस शिक्षा विभाग की कमान श्रीमान जी विजय किरण आनंद ने पकड़ी है, तब से शिक्षकों के सम्मान में और विद्यालय के सम्मान में सोचने के बारे में और समाज के जो है सोचने के तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो मैं तो पूरे सोसाइटी से ये कहना चाहूँगा कि जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये तो अभी आपको झलक मात्र मिल रही है। आने वाले फ्यूचर में आपको एक बहुत ही बड़ा बदलाव प्राइमरी और जूनियर सेक्टर के क्षेत्र में मिलने वाला है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब कई लाख जो है अध्यापकों के द्वारा लोगों के द्वारा एग्ज़ाम दिया जाता है, तब कुछ हजार सरकारी व्यक्तियों का चयन होता है। तो जो देश और प्रदेश की सबसे बेहद क्रीम जनसंख्या है, मतलब क्रीम टैलेंटेड लोग हैं, वो हमारे इस सेक्टर में आते हैं, और जब इससे बचते हैं तब वो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन टैलेंट हमारे क्षेत्र में है। देखिए, हमारे इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है हमारे बाबा मेठिया के आनंद जी हैं, जिन्होंने अभी राज्य पुरस्कार पाया है। उन्होंने तो पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया कि जो है उनके स्कूल को आप देखेंगे तो मतलब केवल आप कई दिन तक सोचेंगे कि ये सरकारी स्कूल में ऐसा भी होता है। आप चले जाइए प्राथमिक विद्यालय रेहरा बाजार शाहजौरा में, एक साधारण सा स्कूल है, लेकिन प्राइमरी में जहाँ की संख्या 1200 पहुँच गई, और प्राइमरी स्कूल में एडमिशन होने के पहले
पहले एक जो है एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके बाद में एक प्राइमरी विद्यालय हमारे यहाँ है, बदलापुर ओम प्रकाश जी का विद्यालय है, वहाँ के विद्यालय में तो मैं गया और मैं संजोग से वो टीचर ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। तो मैंने पूछा कि टीचर मैं ढूंढ रहा था कि यूडाइस कोड बताओ। एक बच्चे ने कहा सर यूडाइस कोड तो ये है। मैंने कहा अरे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चे ने बताया। कहा सर चलिए प्लीज़ आप जो है प्लीज़ टेक योर सीट। तो मैंने कहा कि बच्चा इंग्लिश भी बोल रहा है, वाह ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने कहा कि बेटा ये बताइए कि आपके सर का मोबाइल नंबर क्या है, जरा रजिस्टर ले आओ उसमें से देखें। तो उसने कहा सर एक नंबर तो ये है, उसने बताया ये नंबर है, लेकिन सर इस पर कॉल करेंगे तो नेटवर्क कभी रहता है कभी नहीं रहता है। आप इस नंबर पर जब फोन करेंगे तो कॉल भी जाएगी, व्हाट्सएप भी जाएगा। तो मैंने कहा यार टीचर तो अलग की बात है, आप तो मैं स्वयं उस टीचर की फोटोकॉपी निकाला है। उसके बाद में मैं जब पूरे और स्कूल में गया तो मुझे हर बच्चा उतना ही टैलेंटेड दिखा। मुझे तो लगा कि कोई भी मॉन्टेसरी का बच्चा आज की डेट में, हमारे ख्याल से यदि सुनील मेरे आनंद जी के स्कूल से कोई बच्चा, एक बच्चा चला जाए और कोई वहां से सहजौरा से चला जाए, कोई बदलापुर से चला जाए, और ये सारे लोग पहुंचने के बाद में, ये सारे लोग अगर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में आप किसी भी मॉन्टेसरी वाले स्कूल के बच्चे को ले आइए और सामने बिठा दीजिए और कंपटीशन करा लीजिए, तो मेरे सरकारी स्कूल के बच्चे उन मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों को पीछे कर देंगे। और जब ये पीछे कर देंगे तो आप बताइए कहां से पीछे हैं। केवल अपने विचारधारा में एक बदलाव करने की जरूरत है। हम ये आपसे संदेश चाहते हैं कि आप समाज को बताइए। हाँ। क्योंकि आप मेरे उस उच्च पद पर आसीन हो गए हैं। पहली चीज तो डायरेक्ट प्रवक्ता है ही, और आप जिला का पूरा जो है निर्वहन करने जा रहे हैं एक अधिकारी के रूप में। तो आप समाज को थोड़ा इस और आकर्षित कीजिए कि सरकारी विद्यालय में उससे कहीं ज्यादा योग्य टीचर हैं, कहीं ज्यादा नहीं, मतलब सरकारी विद्यालय के जो भी टीचर हैं सब योग्य हैं, वो चाहे शिक्षा मित्र हो और चाहे जो भी सहायक अध्यापक हो, चाहे हेडमास्टर हो, टेट सुपर टेट लगभग सब। अरे देखिए तो सरकार समाज में जो गलत संदेश जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हाँ हमारे शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि थोड़ा वो भी सुधार लाए और समाज में जो संदेश जा रहा है, वो जो निगेटिविटी है समाज में, वो पॉजिटिव में बदले। देखिए इसके लिए अभी पिछले वर्ष मैंने लगभग 1650 अध्यापकों को डायट दर्जी कुआं में निरंतर 3 महीने तक लगातार ट्रेनिंग दिया है। मैंने उस ट्रेनिंग के दौरान पाया कि मतलब इस अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से बिल्कुल एक से छटे हुए एक नंबर के टैलेंटेड युवक छट के हमारे यहाँ जनपद में आए हैं। उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी ऊर्जा है कि आप मतलब सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति अब अध्यापक बन रहे हैं। तो समाज में यदि कोई भी व्यक्ति ये अगर आज की डेट में सोच रहा है कि प्राइमरी में ऐसी दिक्कतें हैं या माध्यमिक में ऐसी दिक्कतें हैं, वो आज से ही आप अपने दिमाग से पूरी तरीके से हटाइए नहीं बल्कि डिलीट कर दीजिए, और अगर वो किसी थ्रेश बिन में जाता है वहां से भी हटा दीजिए। आप मतलब इस देश मतलब प्रदेश ही नहीं देश के सबसे बेहतरीन टैलेंट आपके जिलों जिलों में आकर के टिक रहे हैं, और इनको यदि कहीं से कोई सुस्त हुआ तो कहाँ सोच लीजिए वो नौकरी में नहीं रहेगा, वो माननीय महानिदेशक महोदय के अनुसार मेरे द्वारा कलम से निकाल दिया जाएगा, और यदि जो सरवाइव करने लायक है वो काम करेगा। तो आप निश्चिंत रूप से बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ में आप अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल के अलावा मतलब प्राइमरी वो क्या कहते हैं प्राइवेट को अगर आपने वरीयता दे रखी हो उसको छोड़ करके किसी में आप डालिए, और लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 6 महीने का समय देना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट देखिए। अगर परिवर्तन ना आए तो आप मुझसे शिकायत करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक प्रश्न चलते चलते मैं और करना चाहूंगा जो आज के हमारे कर्मचारियों का है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और आप उस पद पर जा रहे हैं, आप भी अभी ज्वाइन करेंगे, आपको भी वो चीज मिलने वाली नहीं। मुद्दा है पुरानी पेंशन। जी जी जी, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारे पूरे समाज के लिए जो भी कर्मचारी हैं। तो इस विषय पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? क्या पुरानी पेंशन सही है या नई पेंशन सही है? इन दोनों में आप कंपेयर करके बताएं कौन सी उचित रहेगी। सरकार क्या पुरानी पेंशन को जारी करे? देखिए
ये तो आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा। हम स्वयं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आगे इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि अभी तक लोग पुरानी पेंशन स्कीम जो ओपीएस बोलते हैं उसके पूरी तरीके से अभ्यस्त हो चुके थे और अभी उसी पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं, उसके लाभ और हानि को जानते हैं। अभी वर्तमान की जो न्यू पेंशन स्कीम है इसके लाभ को ना किसी ने जाना है ना इसके हानि को किसी ने जाना है। सरकार जो हमारी डिसीजन लेती है वो बहुत ही सोच समझ करके और उस जब क्या कहते हैं नीतिगत डिसीजन लेना होता है तो कोई साधारण इंसान उसमें नहीं बैठते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा वाले व्यक्ति बैठते हैं तो वो डिसीजन लेते हैं। सरकार ने डिसीजन लिया कि न्यू पेंशन स्कीम जारी किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किया जाए। चलिए ठीक है, उन्होंने किया तो उसको जो है सरकार ने लोगों के ऊपर किया, मतलब जो है जारी किया और लोग उसको एक्सेप्ट भी किए। लेकिन अंतोगत्वा देखा जा रहा है कि हमारे जो है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये लोग अपनी सरकार के साथ मांग कर रहे हैं और सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। यदि सरकार सोचती है इनके बारे में, अगर बहुसंख्यक लोग जा करके और सरकार के पास लगातार अपनी मांग कर रहे हैं तो सरकार को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए। और सरकार तो भाई पूरे अपने प्रदेश के जनता ही की नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों की जो है रक्षक है और तो इनके अगर चीज़ों का ख्याल रखेगी तो हम लोग ज़्यादा बेहतरीन ढंग से काम कर पाएंगे। यदि हमारी मांग को वो अब लेती है और उसका शोध करती है, यदि बेहतर वो सोचेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी करेगी और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। आपकी निगाह में ओल्ड पेंशन बेटर है या न्यू पेंशन? देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं न्यू पेंशन स्कीम में ही हूँ और अभी तक जो मुझे गुणगान गाने वाले व्यक्ति मिले हैं वो पुराने जो है गुजरे ज़माने के व्यक्ति मिले हैं और वो ओल्ड पेंशन स्कीम में चूँकि वो थे और वो लाभ ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं। लेकिन अभी चूँकि इसमें देखा जाता है कि न्यू पेंशन स्कीम के जो फंड्स जाते हैं वो कैपिटल मार्केट के जो पार्ट हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में हो गया, ETF में हो गया या अन्य किसी क्षेत्रों में जो है लगाए जाते हैं जो बाजार की जोखिमों के अधीन होते हैं। तो बाजार की जोखिम के अधीन होने का मतलब ऐसा नहीं है उसमें बहुत बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यह है कि जो व्यक्ति जब रिटायर हो रहा है तो उस टाइम आपके क्या वैल्यू है। हो सकता है कि उस टाइम आपका सेंसेक्स या निफ्टी जो है अपने 52 वीक के हाई पे चल रहा हो, तो उस टाइम आप जब रिटायर होंगे तो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के निकल रहे होंगे, तब आपको ये न्यू पेंशन स्कीम फायदा करेगी। अगर उस टाइम संजोग बस कोई रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी आ गई पूरे वैश्विक और उस टाइम सेंसेक्स और निफ्टी जो है नीचे धरातल पे जा रहे हैं और इसके अलावा आपका ETF, गोल्ड ETF या जो भी अन्य स्कीमें हैं, बॉन्ड हैं, उनमें सब में गिरावट हो रही है, तो निश्चित रूप से आपके उसमें भी गिरावट होगी। तो ये जो है उसका नुकसान जो है हमारे कर्मचारियों को उठाना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम है वो इन सब चीज़ों से सुरक्षित करती है, बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित करती है और उसमें हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हमारी यही चीज़ होगी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, बहुत सुरक्षा के लिहाज से आपको अपना सॉफ्ट कार्नर देखिए, सेफ कार्नर देखिए, तो इस हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम ठीक है। यदि आप जोखिम लेने के शौकीन हैं और लगता है कि नहीं ठीक है देखते हैं अगर आ जाएगा तो फिर हम छक्का मार देंगे, तो न्यू पेंशन स्कीम ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो ज़्यादातर लोग यही इच्छुक हैं कि हमें सॉफ्ट और सेफ जगह चाहिए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम लाभ ज़्यादा ना हो लेकिन हम सेफ रहें, हानि भी ना हो। रिस्क लेना कोई नहीं चाहता, क्योंकि देखिए सरकारी कर्मचारियों की बड़ी सीमित आय होती है और हर क्षेत्र में इतने प्रशासनिक और कड़े सुधार किए जा रहे हैं कि उस सीमित आय के क्षेत्र में हम लोग बाजार की तरलता को हो सकता है अगर उस झपेड़ को ना रोक पाएं तो कम से कम हमारा परिवार रोटी के लिए मोहताज कभी ना हो और सरवाइव कर ले जाए। इसलिए वो हम अपने लिए सुरक्षित कार्नर की जो है डिमांड करते हैं। तो आशीष जी, आपने इस बिंदु पर बहुत ही गहन निरीक्षण करके जो उत्तर दिया है, इसमें छुपा हुआ है कि लगभग ये मान के चलिए 90 और 10 का अनुपात है। 90 लोग चाहते हैं पुरानी पेंशन और 10 लोग चाहते हैं नई पेंशन। फिलहाल मेरा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है इस बात के लिए, जो भी सरकार निर्णय लेगी वो तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद में चलते मैं एक प्रश्न नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक गण हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो उनसे शिक्षा लेते हैं, जो आने वाले समय में
इस परीक्षा को IAS और PCS को बीट करना चाह रहे हैं, तो उनके थोड़ा सा आप संक्षिप्त शब्दों में अपने संदेश को दीजिए कि वो आगे बढ़े, आपकी जो सफलता है उससे प्रेरणा लेकर कैसे वो आगे बढ़े, थोड़ा इस बिंदु पर आप प्रकाश डालें। जी, इस बिंदु पे प्रकाश मेरा इतना डालना है कि यदि आप सिविल सेवाओं में आना चाहते हैं, आप मेडिकल सेवाओं में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग की सेवाओं में जाना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसी जो आपका लाइफ का सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं और वर्तमान में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयोग अपने लाइफ का करिए। वो मैं अभी उदाहरण जो है अपने कई दोस्त यारों को बता रहा हूँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आजकल जो है एक नशा सा हो गया कि हम हरदम मोबाइल चलाने के आदती हो गए हैं। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए कि हम 10 दिन तक मोबाइल नहीं छुएंगे, और अभी से जैसे सोचते हैं वो फोन स्विच ऑफ करके रख दीजिए, लेकिन 10 दिन तक आपको याद नहीं आना चाहिए कि हमें फोन चलाना भी है। या आपको कोई अगर वो कठिन है तो जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसका परित्याग कर दीजिए। ये सोच लीजिए कि हमें बिस्तर पे नहीं लेटना है, जमीन पे लेटेंगे। तो अगर 1 महीने तक, और वो अगर आप 1 महीने तक करने में सफल हो गए, और या मोबाइल चलाने के लिए अगर आपने सोचा कि हम नहीं चलाएंगे और 10 दिन तक आपको मोबाइल की याद नहीं, वो अगर 10 दिन का टाइम आपका फेज बीत जाता है और याद नहीं आती है, तो 11वें दिन आप एक नए इंसान होंगे। और जब आप नए इंसान होंगे तो आप अपना एक स्टडी रूम बनाइए, उस पर बड़ा सा, अगर आपको IAS बनना है तो बड़ा सा एक IAS लिख दीजिए, या PCS बनना है तो PCS लिख दीजिए, और उससे संबंधित किताबों का जो है कलेक्शन करिए, और उसके बाद में ये जो है अपना टाइम निर्धारित करिए। हाँ, या तो आपका जीवन और या फिर पढ़ाई, तो ये 2 में से जब ये निर्धारित कर लेंगे अब एक ही बचेगा, या जीवन या पढ़ाई। जब आप उन हद को जो क्रॉस कर जाएंगे तो आपको एक झटके में सफलता मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपको, और मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले समय में हमारे समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आप शिक्षा जगत में आए हैं, शिक्षा जगत से शुरू से ही जुड़े रहे हैं, तो हमारे जो नागरिक हैं, सम्मानीय नागरिक हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, वो आपसे प्रेरणा ले करके और इस समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको अपने YouTube परिवार की ओर से इस महान सफलता पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, और मैं अपना व्यक्तिगत आभार आपके प्रति व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे एक अवसर दिया अपना साक्षात्कार देने के लिए। आपने अपने उस बहुमूल्य समय में से समय निकाला मेरे लिए, तो इसको मैं आप श्रीमान जी, मैंने आपको अवसर नहीं दिया, मैंने तो अपने आप को आज की तारीख से सोसाइटी को समर्पित कर दिया है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कहीं भी रहूं, आप जब भी कभी कुछ लोगों को, गांव के लोगों को, जो नवीन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको, या मतलब कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं उनको, कभी भी कोई भी क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको एक मोटिवेशनल क्लास की ज़रूरत होगी। हाँ, किस टाइप का टाइम का मैनेजमेंट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, किन किन पुस्तकों का चुनाव करना है, किस किस मोड़ पे हमें किन परेशानियों से बचना है, कब हम अपने वीक पॉइंट पे प्रहार करना है और जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको हमें पकड़ के आगे चलना है। इन सब चीज़ों पे मैं क्लास में आ करके मैं व्यापक, जब भी बुलाएंगे मैं खूब चर्चा करूंगा, आपके YouTube के माध्यम से मैं बताऊंगा कि पूरी तरीके से जो हमारे मिलने वाले हैं और आपके मिलने वाले हैं वो कम से कम मेरे इस अनुभव का लाभ से ले सकें। यदि वो इस लाभ को ले पाए उसी दिन मैं अपना जीवन सफल मानूंगा, अन्यथा मैं समझूंगा कि मुझसे कोई चूक हुई। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कुछ कार्यक्रम को जीवन में बदलने के लिए कामयाब हो पाऊंगा तो मैं अपने को सफल मानूंगा। मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया हमारे लिए। तो मित्रों, आज का जो संदेश रहा है हमारे आशीष जी के द्वारा, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम चा लक्ष्मी स्वयं जाति निवास हेतु। तो आपने इस उक्ति को चरितार्थ कर दिया। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। आपके अगर अंदर उत्साहवर्धन है तो आप कहीं भी विफल नहीं होंगे। दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। आप के साथ कोई अगर उठे तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए। सारी जो भी ये योग्यताएं हैं आशीष जी के द्वारा परिलक्षित हो रही हैं और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में जो ऐसे ही मोटिवेशनल रहेगी। तब तक के लिए आप मुझे देखते रहिए। मेरे यूट्यूब हैंडल @रामनारायण शर्मा और मेरे फेसबुक पेज रामनारायण शर्मा पर
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आशीष जी का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।